नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे आरक्षण और संविधान का सियासी बुलबुला। मैं बुलबुला इस वजह से कह रहा हूं कि कभी थम सकता है लेकिन रह रह करके वापस निकल ही आता है। और अभी आरक्षण की लड़ाई चली रही है, किसको लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, किसको मिलता रहेगा, ये तो अलग बात है। लेकिन फिलहाल सियासी तूफान अपने रंग पर है। अब एक बड़ी बात, 4 दिन पहले ही चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए में टीडीपी के नेता के रूप में शामिल हैं, उनकी पार्टी है, आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हैं, उन्होंने कहा कि 4% मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। इधर प्रधानमंत्री जी की गारंटी है कि उनके जीते जी तो कोई धर्म के आधार पर आरक्षण दे नहीं सकता। और जैसे ये बात टीडीपी के माध्यम से बाहर आई है, विपक्ष और हमलावर हो गया। आंध्र प्रदेश से लेकर के बिहार तक तूफान मचा हुआ। उधर तेजस्वी नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण और मुसलमानों पर आपको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। खैर, लेकिन चंद्रबाबू नायडू एनडीए के घटक दल है और इस समय आरक्षण के मुद्दे पर मुसलमानों को जोड़ करके काफी आक्रामक हैं प्रधानमंत्री अमित शाह, उनकी टीम। ऐसे में विपक्ष राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल खड़ा किया है कि आखिर स्पष्टीकरण क्यों देना पड़ रहा है प्रधानमंत्री जी को, और अब इस पर स्पष्ट करना चाहिए कि एनडीए के साथ में अलायंस में टीडीपी है, क्या उसे बाहर करेंगे। तो चले, क्या आगे फैक्ट्स रहेंगे, क्या इसके मायने रहेंगे, इसको लेके चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, दिल्ली से हमारे साथ प्रमोद वशिष्ठ साहब हैं और हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि इस समय संविधान आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है कि जो मोदी जी के अब की बार 400 पार और विजन 2047 लेके चल रहा था, वो भी पीछे छूट गया। और कांग्रेस जो विजन दे रही थी वो भी कहीं रह गया। मुद्दा आ गया आरक्षण और संविधान पे। ऐसे में टीडीपी का ये ऐलान कि 4% आरक्षण मुसलमानों का आंध्र प्रदेश में बदस्तूर जारी रहेगा, तो एनडीए के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। एनडीए के लिए तो पता नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन बीजेपी के लिए कहीं पे घेराबंदी में उलझा सकती है ये। देखो, निश्चित रूप से जो टीडीपी ने जो 4% आरक्षण की बात की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के उसूलों के खिलाफ है। हालांकि टीडीपी ने इसमें से जो अपना घोषणा पत्र है उससे मोदी जी इनकी फोटो हटा दी है सबकी, और अपना खुद का उसको रूप दिया, इससे कुछ किनारा भी कर लिया है। इस मुद्दे को वो ज्यादा प्रचारित भी नहीं कर रही है, और एनडीए ने इसको अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया है एनडीए का। लेकिन ये एक बड़ी बात है। अब देखो, एक तरफ आप एनडीए गठबंधन में हो, आपके उसूल ये हैं, और फिर आपकी जो घटक दल हैं वो आपके उसूलों के खिलाफ जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जवाबदेही तो बनती है। जब आप खुले खुले इस बात को कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण किसी भी उसको बर्दाश्त नहीं। जैसे कर्नाटक में सरकार ने वो दे दिया था 150 सीटों पर, पीजी की सीटों में, तो बड़ा हंगामा हुआ और हर मन से बोला गया। अब इसका क्या जवाब होगा कि भाई टीडीपी ने 4% आरक्षण नौकरियों में देने की जो बात कही है कि भाई मुस्लिम, साफ तौर पर लिखा है उसमें, मुस्लिम जो सामाजिक तौर पे आर्थिक तौर पे पिछड़े हैं तो दिया जाए। और लेकिन धर्म के आधार पे जो आरक्षण की बात पूरे देश में जबरदस्त ये मुद्दा बना हुआ है, गरमाया हुआ है। इसको भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भी जो बड़े दल हैं, यहाँ तक कि संघ प्रमुख को भी सफाई देने के लिए आना पड़ रहा है। उसमें तो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी वो है। अगर आपके उसूल हैं कि धर्म पे आधार पर आरक्षण नहीं देना, तो फिर टीडीपी को या तो अलग करें या फिर टीडीसी पे से कहें कि वो अपनी इस बात को वापस ले। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि उन्होंने खुले रूप से घोषणा पत्र में, खाली घोषणा पत्र से फोटो हटा लेना। आप उस चीज के घटक दल हैं और उसमें से आप फोटो हटा लेना और उससे थोड़ा किनारा करना, उससे कोई जनता है, जनता सब पहचानती है, जानती है। जनता को तो बेवकूफ एक तरह से बनाने वाली बात हो गई। या तो आप स्पष्ट करें कि हम तो 4% आरक्षण पर अडिग है, चाहे हम एनडीए के साथ रहें या ना रहें, या फिर भारतीय जनता पार्टी इसकी सब स्पष्टीकरण दे कि भाई इन्होंने जो किया है क्यों किया है, क्या रीजन है। और उन्होंने तो साफ तौर पर लिखा है, ये तो धर्म उसमें साफ लिखा हुआ है मुस्लिम सब।
और धर्म के आधार पर है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें, एक तरफ तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप सत्ता में आने के लिए कई ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये 11 मई शायद वोटिंग है वो, तो ये सत्ता में आने के लिए कोई नया वो हो पैंतरा कि भाई सत्ता में आ जाएं, फिर भूल जाएंगे लोग, हटा देंगे, भाई ठीक है इन्होंने किया था, नहीं करेंगे। ये भी हो सकता है, क्योंकि इससे 4% जो आरक्षण की बात हुई है, टीडीपी को तो लाभ तो मिलता दिखाई दे रहा है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि जो इतनी हिम्मत करके उन्होंने जो इस बात को कहा है एनडीए में रहते हुए, तो ये इसमें कहीं ये पॉलिटिकल कोई वो तो नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आंध्र प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी है और वहां पे बड़ा महत्व है एक एक वोट का। वहां अल्पसंख्यक जिन्हें माना जाता है, मुसलमानों का मतदान संख्या भी काफी है और अच्छी वोटिंग होती है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी किसी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो अपनी एक धर्म निरपेक्ष छवि को वहां बुलाने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन अड़ंगा भाजपा का है। और अगर चंद्रबाबू नायडू अपनी गोटी सेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि उत्तर भारत, दक्षिण का चला हुआ तूफान उत्तर भारत तक चलेगा और यहाँ जवाब देना पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि आंध्र प्रदेश में सीमित है चंद्रबाबू नायडू। तो ऐसे में महेश जी क्या लगता है आपको कि किनारा करना भी बीजेपी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो आतुर है साउथ के अंदर कैसे भी करके उसकी सीटें आई। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये एक बयान बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, या बचने की कोशिश करेगी बीजेपी, इसमें उलझाई जा सकता है विपक्ष की ओर से, क्योंकि विपक्ष भी पूरी तरह से हमलावर होगा। तेजस्वी ने टीडीपी के बयान के बाद ही कोर्ट किया है नीतीश कुमार को कि आपको भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। निश्चित रूप से ये जो अलायंस बना है एनडीए का, उसका जो कॉमन जो एजेंडा तय करना पड़े। अगर मतलब स्थिति ये आ रही है जो बीजेपी खुद कह रही है मैं 372 लेके आ जाऊंगी, लाने की वो जो टारगेट डिसाइड की है, अगर वो आगे उसके 372 भी आ गए या 282 भी आ गए, तब भी वो अपने स्वतंत्र रूप से अपना ही मतलब एजेंडा लागू करेंगे। वहां फिर वो घटक दलों का उनका आरक्षण वो कुछ भी करें, तो अपने अपनी राजनीति कर रहे हैं इस समय। और चूंकि दक्षिण में जो है मुस्लिम्स हैं और ईसाई हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी मतलब क्या कहता है ना वहां पे वोटर इस जो इस श्रेणी के हैं, तो वहां धर्मनिरपेक्ष छवि बना करके चलना पड़ता है। और कोशिश ये की जा रही है कि बीजेपी ने इस बार जो है दक्षिण का जो अभियान बनाया था, उसका मकसद यही था कि दक्षिण में मतलब क्या कहते हैं कहीं न कहीं मामले को मुद्दे, धार्मिक मुद्दों को बना करके आधार पे हम मतलब क्या कहते हैं आगे बढ़े, क्योंकि अभी तक कोई पेनिट्रेशन नहीं था, क्योंकि अपोजिट हमेशा मतलब भाजपा को वहां धर्म के आधार पे प्रवेश नहीं मिला था और वहां पे विरोध है, इसलिए उन्होंने धर्म का अपना एजेंडा फिक्स किया है और एक किया है। अब प्रयोग कितना सफल होता है वो खैर नतीजे में आएंगे। सवाल ये आता है कि आरक्षण को लेकर के जिस तरह की जो बातें हो रही है पूरे देश में, और जैसे पहले जो बयानबाजी बीजेपी ने कहा था कि मनमोहन जी के बयान को लेकर के जिस तरह से कोई खजाने का मुस्लिमों का है, और उन्होंने आरक्षण की भी बात कही थी, उन चीजों को लेकर के मोदी जी अगर ये बोलते हैं तो वो उनका साफ है बीजेपी का हिंदुत्व को लेकर के है मेन एजेंडा, और इस हिंदू वोटों को एक करने का मतलब संकल्प उनका जो इरादा यह है, उसमें ये जातिवाद, जाति आर्थिक सर्वेक्षण बिल्कुल, उसमें तो देखिए महेश, उसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुसंख्यक वोट की फसल कैसे काटी जा सकती है। देखिए जो एजेंडे और जो बातें होती हैं चुनावी मंच से, उसके पीछे एक ही मकसद होता है कि वोट बटोरने की मशीन को आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन यहाँ बात ये आती है कि टीडीपी के इस बयान से क्या बीजेपी या तो किनारा करेगी तो विपक्ष किनारा कैसे करने देगा? वो लगातार पूछता रहेगा कि अब अपना स्टैंड करो साफ, कि वहां पे आप किसके साथ में हो। मैं यही कह रहा हूँ कि ये वाली जो चीज है कि भाई राष्ट्रीय स्तर की जो बात है वो तो मतलब क्या कहते हैं दे दी जाए, और हम राष्ट्रीय और जो प्रदेश के स्तर पे है वो हम मतलब उसकी बात करेंगे, क्योंकि ये जो हैदराबाद जो एक तरह से रियासत थी कोई टाइम पे, अब तो आंध्र प्रदेश उसके नाम वगैरह, लेकिन मुस्लिम बहुल
होने की वजह से मतलब क्या था, इसका एक अस्तित्व था। खैर वो तो इतिहास की बातें हैं, तो इसलिए उनकी एक वो मतलब क्या होता है ना, वहाँ पे टीडीपी की मजबूरी भी समझी जा सकती है कि आरक्षण के हिसाब से वो अपना फिर से अब उसमें फ्रेम में वापस, मतलब चुनावी फ्रेम में मतलब क्या होता है ना, वापस से अपना वजूद कायम करना चाह रही है। चलिए मैं तो ये वापस आ रहा हूँ कहीं आपके ना पास। कहीं तो आरक्षण, देखिए, घूम फिर करके धर्म, आरक्षण, जातिगत सर्वेक्षण, इनकी बुनियाद में एक ही विचारधारा वहीं जारी है, जहाँ मतलब जो मुख्य जो आरक्षण का जो एक बिंदु है, आपने ये देखा होगा कि जब मोदी पहली बार 2014 के अंदर आए और 2015 में बिहार के जो चुनाव था, आरक्षण के मतलब क्या था, सुप्रीम कोर्ट का एक रूल आया था कि भाई इसमें एक बार समीक्षा की जाए। उसी की बात को लेकर किस तरह से बाउंड्री फैला देश भर में आरक्षण के मतलब क्या था, जाते को मतलब क्या था ना, और ये बिहार में बीजेपी को चुनाव नहीं, में चले चित मैं होना पड़ा। वापस आ इसी रहा हूँ को आपके ध्यान में पास, रखते हुए वापस आ रहा हूँ। मोहन भागवत जी के 2015 के बयान के बाद से ही बीजेपी अब दूध की जली हुई छाछ को भी फूंक दे दे के पी रही है। श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। मोदी जी की हर मन से गारंटी है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, साफ मुसलमानों का नाम लेके भी कहते हैं। ये मोदी जी की गारंटी है और ये सुपर गारंटी है। तो ऐसे में गारंटी के बीच ही टीडीपी गारंटी दे रही है आंध्र प्रदेश में। अब होगा क्या? देखिए योगेंद्र जी, ये राजनीति का खेल है। अब जी राजनीति के खेल में मोदी जी ने अपने घोषणा पत्र को, संकल्प पत्र को जारी कर रखा है। अब इनके कितने लोग जीत के आते हैं उसके बाद ही तो तय होगा। माने नहीं माने तो बड़ी पार्टी तो बड़े अनुसार चलेगी। ये राज्य में कभी सरकार बनेगी तो वहां प्रभावित होगा, बाकी तो देश में तो प्रभावित होना नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि एक नया चुनावी मुद्दा तो बना के रख दिया है उन्होंने। हम्म, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार से बार बार चार्ज लगाने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, और राहुल गांधी पे जिस तरह की बातें करते हैं कि पाकिस्तान को जोड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, उससे वहां पर दिक्कत, थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी, ये बात सही है जिस तरह से कह रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि वो पेटेंट बदलने में तो आपको पता है, भारतीय हैं प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से बातचीत करते हैं, जिस प्रकार से वे ऑफ टॉकिंग करके कह देते हैं कि भाई हमने तो अपना संकल्प पत्र जारी कर रखा है। अब उनका अगर हमारे को जब आएंगे जीत करके, तो तय तय तो उनके तय करी हुई बातें को तो हमको तो माननी नहीं है। हम कितने उसको क्या कर पाएंगे, हम कहेंगे भाई ये तो नहीं चलेगा, तो वो नहीं, बैक हो जाएंगे। क्योंकि वहां पे देखिए अलायंस में है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हैं। देखिए वो तो विधानसभा के चुनाव में तो प्रभावित होगा, वो विधानसभा में कितनी संख्या में आएंगे जब भी तो लागू कर पाओगे आप। ये बात, अगर बड़ी संख्या में आ गए तो अपने एजेंडे को आप लागू कर पाने में सफल हो सकते हो। और कितना रोक पाएंगे मोदी जी की सरकार वो अलग है, लेकिन लोकसभा का तो वो सब कुछ है नहीं, बहुत अलग। देखिए निश्चित तौर पर इस परिप्रेक्ष्य में श्याम जी बातचीत का बात सारी आना। सही है, लेकिन बात यहाँ पे ये आता है कि क्या विपक्ष को एक हथियार थमा दिया चंद्रबाबू नायडू ने मोदी जी को घेरने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि देखिए चंद्रबाबू नायडू को भी कई चीजों में घेरा था, आपको पुराना याद हो तो, जिस तरह से वो जेल अंदर जाके आए, सब कुछ करके आए। तो अब देखिए अपने राज्य को बनाए रखने में वो किसी भी कीमत पे वो अपना राज्य चाहते हैं, उनको मतलब नहीं है केंद्र से। तो अपने राज्य को चाहते हैं, तो जब अगर बाकी के पार्टी के लोग अगर मुस्लिम वोटों के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर ये भी वही 4% की राग अलापना निश्चित है क्योंकि वोट वहां पर उसका वोट व्यापक पैमाने पर उसका प्रभावी ढंग से वो उस निर्णय में अहम भूमिका निभाता है वो। तो इसलिए अगर आप उसमें टक्कर में खड़े हो ही नहीं पाओगे तो आप कहाँ से कर लोगे। आप देखिए लोकसभा की बात है, लेकिन राज्यसभा में तो अपने राज्य विधानसभा में तो अगर आपको पावर चाहिए तो ये सब चीज चाहिए। अब देखिए वो सब बात है कि केंद्र माने नहीं माने वो अलग बात है। आप तो एक बार तो विधानसभा से पारित करके भेज ही दोगे, मना थोड़ा करता है कोई, क्योंकि आपकी मेजोरिटी है तो आप पारित करके तो भेज दोगे। केंद्र उसको माने नहीं, जैसे राजस्थान में वकीलों के मामले में राजस्थान सरकार ने भेज दिया था बना करके, गवर्नर ने भेज दिया दिल्ली, वो पड़ा है, अभी तक कुछ हुआ क्या। वो कानून बनाने के बाद भी कुछ प्रभावी ढंग से तो केंद्र मान्यता देगा, तभी तो आप मान्य करोगे। तो इसलिए वो बहुत सारी सारी बातें चीजें। ठीक है जी। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में। अभी मैं प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। श्याम जी का कहना है कि एक हथियार तो थमा दिया, लेकिन जब अस्तित्व में आओगे तभी दोगे। लेकिन ये चुनावी मंच है, अपन एक दिन पहले बात कर चुके हैं कि 4 तारीख के बाद में ये मुद्दे गौण हो जाएंगे, कोई चर्चा ही नहीं करेगा इनमें।
ये तो केवल अब बरसात में आप समझ सकते हैं कि आवाजें आ रही हैं, उसके बाद में किसी की आवाज नहीं आएगी, कोई नहीं बोल पाएगा। ये तो एक अवसर है और अवसर को भुनाने के लिए हर पार्टी अपनी ओर से कोशिश कर रही है और वो किसी भी मंच को खाली नहीं जाने देना चाहता। तो सरकार तक जाएगी बात, किसकी बनेगी नहीं बनेगी तो भविष्य के गर्भ में बहुत आगे की बात है। लेकिन फिलहाल विपक्ष अगर हमला करेगा तो बीजेपी की ये बात गले उतर पाएगी किसी के कि टीडीपी जाने, टीडीपी से बात करिए? कहीं नहीं। देखो योगेंद्र जी, इस टाइम आंध्र प्रदेश के अपन हालात देखे तो वाईएसआर 175+1 सीट में 151 सीटें लेकर आए थे पिछली बार। तो वहाँ बहुत मजबूत है वो। और हाँ। लोकसभा के 5 चरण अभी बाकी हैं, लोकसभा के, आप ये जान लीजिए। वो आरक्षण का मुद्दा न केवल आंध्र प्रदेश में है, केवल दक्षिण भारत में नहीं, आंध्र प्रदेश के अलावा भी पूरे देश में ये आरक्षण का मुद्दा पूरी तरह से जबरदस्त जोर पकड़े हुए है कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। कांग्रेस ने इस चीज को उठाया कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। तो यहाँ दो मुही बात हो गई। हालांकि हम अगर बात करें पार्टियों के आपसी जैसे इनकी नीति सिद्धांतों की, तो पहले भी आप ऐसा कि नीति सिद्धांतों गठबंधन के दलों में कोई मिले हो, तो अब महाराष्ट्र में कांग्रेस ने शिवसेना से किया, क्या इनके आपस में नीति सिद्धांत मिलते थे? अपने बंगाल में लेफ्ट का, तो ऐसे तो बहुत चीजें मिल जाएंगी। लेकिन ये मुद्दा एक अलग हटके है। ये मुद्दा आरक्षण से जुड़ा हुआ है और धर्म के आधार पर आरक्षण से जुड़ा हुआ है कि उन्होंने खुले रूप से अपने घोषणा पत्र में इस बात को लिखा। तो पहले तो मोदी जी की फोटो लगा रखी थी, बाद में उस फोटो को हटा दिया सबको और उसको अलग कर लिया दोनों पार्टियों ने। तो इससे जाहिर है कि उन्होंने गलती की है टीडीपी ने, कि जब फोटो हटा के आपने कि भाई 4% आरक्षण देंगे और मुस्लिमों को देंगे कि इनकी सामाजिक आर्थिक हालात खराब है, शुरू में तो ऐसे घोषणा पत्र जारी कर दिया। और जब घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया तो गठबंधन के नेता ही मौजूद थे, ये भी एक बड़ी बात है। और एनडीए के गठबंधन, एनडीए का जो घोषणा पत्र है उसमें ये चीजें नहीं है, तो इसको आप नकार नहीं सकते। अगर बुद्धिजीवी वर्ग इसको पकड़ता है तो निश्चित रूप से एक सवाल तो बड़ा खड़ा होता है कि जवाब बीजेपी को देना तो बहुत भारी पड़ जाएगा कि आपके घटक दलों के नीति सिद्धांत क्या हैं। जो एक तरफ तो आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, आयोग ने रिपोर्ट, कर्नाटक के मामले में अगर आयोग रिपोर्ट मांग रहा है कि आपने धर्म के आधार पर आरक्षण कैसे दिया, तो फिर आंध्र के मामले में रिपोर्ट क्यों नहीं आयोग मांगेगा कि आपने धर्म के आधार पर 4% आरक्षण क्यों दिया? तो टीडी से मांगना चाहिए, टीडीपी से भी, तो उन्होंने वहां किया। तो ये कोई छोटी मोटी इस चीज को सवाल ना समझे, ये बड़ी बात है। हाँ, अलग टीडीपी एनडीए से अलग होती है, भारतीय जनता पार्टी को तरह तो कोई पार्टी अपना घोषणा पत्र में अपनी कुछ भी चीजें रख सकती है, सब अधिकार है पूरी तरह। और राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट 4% की प्रस्ताव पास कर तो दे ही सकती है ना, वो मान लागू कर दे स्टेट में और गवर्नर कर दे, तो वो तो वहां 4% तो हो ही जाएगा। ये धर्म के आधार पर ही तो हो गया, ये तो स्पष्ट रूप से हो गया। तो यहाँ कैसे बचा होगा? अब तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की इसमें क्या प्रतिक्रिया आती है, वो इस चीज को किस तरह से लेते हैं। और टीडीपी ने जो ये मुद्दा एक बार तो बड़े जोर शोर से उठाया, फिर एकदम गौण कर दिया। ये क्यों कर दिया, ये भी एक बड़ा सवाल है कि हो सकता है कि वो अपने घोषणा पत्र से इसको हटाएं या कुछ करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि घोषणा पत्र से ये मुद्दा हटेगा, क्योंकि वहां चंद्रबाबू नायडू को मुस्लिम वोट लेने हैं और बड़ा सहारा मिलता है उनसे। तो इससे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो गुल खिलेगा 5 नंबर। लेकिन यहाँ ये थोड़ी सी बात ये जरूर है कि साउथ का है ना, थोड़ा आंध्र में मान लो ये मुस्लिम आरक्षण की ऐसी बात चली है, तो और जगह शायद इसका प्रभाव ऐसा कम नजर आता है। हालांकि मुद्दा बन जाएगा कांग्रेस के लिए, ज्ञान भाषण में नेता यूपी में होने चुनाव, वहां मुद्दा बन जाएगा। लेकिन इतना जवाब देना तो देखो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा भारतीय जनता पार्टी। देखिए बड़ी बात यह है कि मैं तेजस्वी का वो देख रहा था बयान, वो नीतीश कुमार को घेर रहे हैं वहां पे, क्योंकि वहां लोग, अब ये क्या होगा कि लोकल लेवल पे जहां पॉलिटिक्स होगी वहां पे कुछ इस तरह की चीजें सामने आएंगी और पूछा जाएगा
सामने वाले से कि भाई आपका रुख क्लियर करिए। देखिए बीजेपी का स्टैंड साफ है, लेकिन बीजेपी अब इसमें क्या रास्ता निकालेगी, क्योंकि एक दिन पहले की बात है, ताजा घटनाक्रम है। महेश जी के पास में जाना चाहता हूँ। महेश जी, चलिए तूफान वहां से मचा है, इम्पैक्ट की बात करें तो क्या बीजेपी से किनारा कर सकती है कि भाई ये तो टीडीपी इस पे बोल सकता है, या वो राज्य का मामला है, ये केंद्र का मामला है, ऐसा कुछ हो सकता है? मैंने देखिए जो भी है स्पष्ट तो करनी पड़ेगी, ये बात बिल्कुल सही है, उठ रहा है क्या मामला। तो आपने ये देखा होगा कि कर्नाटक में भी जो मामला उठा है उज्ज्वल वाला, जिस तरह से मतलब, तो रेवन्ना वाला, ये ऐसी जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, हाँ जो मुद्दे हैं, ये वास्तव में मतलब क्या कहते हैं बीजेपी के लिए एक वो जो 400 पार का जो आंकड़ा जो घोषणा की उसके लिए थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना कि बाधाएं बनाने वाला है, क्योंकि अब जो चुनाव होगा कर्नाटक में, तो कर्नाटक में यही मुद्दा बनेगा। अब ये जो यहाँ पे जो ये अभी ये जैसे ये आंध्र वाला है, तो आंध्र में ये मुद्दा बन जाएगा कि भाई बीजेपी और ये एक तरफ से तो वो कह रही है, तो वहां पे मतलब राजनीतिक ये इतने मतलब वो होते हैं कि भाई ये हमारा मतलब क्या होता है ना, अपने अपने स्तर पे आप कुछ भी व्यवस्था कर दीजिए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे ये मुद्दा नहीं बनेगा, ये कोशिश की है। आरक्षण ऐसी चीज है, ऐसा ये लोक लुभावन लोक लुभावन ऐसा वादा है जिससे कोई भी दल अब स्थिति मतलब क्या कहते हैं इससे बच नहीं पाएगा, समीक्षा करने की भी हिम्मत नहीं करेगा, बल्कि इसको ये और ज्यादा कि कांग्रेस ने मतलब क्या कहते हैं जो पहले की जो स्थिति थी उसकी बजाय वो कह रहे हैं कि इस आरक्षण का कोटा जो 50% का जो बांध रखा है हम उसे हटाएंगे, जातिगत जनगणना के माध्यम से। देखिए आरक्षण के मुद्दे को महेश जी, आरक्षण के मुद्दे को तब लपका जाता है जब आपको लगे कि बड़ा वर्ग कौन सा है जिसका बेनिफिट आपको मिल सकता है, और उसी सुर में सुर मिला करके बोला जाता है। अगर लगता है कि बहुत कम जाति हैं, इनका कोई वोट नहीं है, कोई चर्चा नहीं करता, ना उनका कोई जिक्र मंच से करता है, कोई पार्टी हो। मैं यही कह रहा हूं आपको, ये जो देश के जो चुनाव के अंदर जो जो मुद्दों पर गौर करना होता है उधर गौर नहीं किया जाता, गौर उन पे किया जाए जिसमें कोई गौर नहीं होता है, सिर्फ जुबानी जंग है। अब आप ये देखिए कि धर्म के नाम पे चल रहा है, अभी हाल ही में कोई खड़गे साहब का एक बयान है उसको लेकर के भी एक नया मतलब मोर्चा खुल गया। तो ये आरक्षण भी ऐसा ही मोर्चा है जिसको कहीं पे भी आप खड़ा कर दो और इससे मतलब क्या वोट बना सकते हो, स्थिति स्पष्ट हो जाती है। और ये हिंदुत्व का एजेंडा लेके हर दल जो अपना अपना एजेंडा तय किए हुए है और करेगा, वही कोशिश ये की जा रही है कि इस बार जो चुनाव में कौन सा दल सबसे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं सीटें लेके आता है, कितने मतलब क्या कहता है ना वो तय करेंगे, बाद में क्या स्थिति बनती है, लीडिंग करने वाला कौन स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो तो भाई सही बात है, मैंने तो पहले भी कहा कि 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद में मुद्दे गौन हो जाएंगे, कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल अगर मुद्दे चल रहे हैं पब्लिक में तो चर्चा करना भी लाजमी होता है। मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा, ये भविष्य के कोई इसका इफेक्ट आएगा नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा बड़ी बात, वोट मिलने चाहिए और सीटें कैसे आ सकते हैं, फिलहाल ये मुद्दा है। राजनीतिक दल कि कोई राजनीतिक दल हो, वोटों की भूख इतनी है, वो ये देखते हैं कि मुद्दा कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियरी के रूप में होगा। अगर बेनिफिट उस मुद्दे से होता तो तुरंत लपक लेते हैं, उसको खारिज नहीं करते। लेकिन लगता है कि इससे कोई बेनिफिट नहीं है, कि पब्लिक का या जनहित का कोई मुद्दा हो, विकास का भी मुद्दा हो, उसको उठा करके साइड में पटक देते हैं कि नहीं इसके कोई रोल नहीं है, मुद्दा तो ये होना चाहिए। तो चलिए अभी बात कही जा रही है कि ये तो बात की बात होगी, लेकिन चिंगारी बेशक ये आंध्र प्रदेश से लगी, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान में चले चुनाव हो चुका है, हरियाणा, अब यहाँ पे ये चीजें चलने लग गई हैं कि चलिए इस पार्टी को इसका रुख साफ करना चाहिए। बीजेपी से भी पूछा जाएगा कि आप आंध्र प्रदेश के मामले में अपना रुख साफ करो, अभी तक कोई बयान नहीं आया क्लियर। देखिए ये बात सही, जिस प्रकार से इससे पहले कांग्रेस को लेकर के जो प्रधानमंत्री ने माहौल बनाने का प्रयास किया उसके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा, इसका 100% पड़ेगा निश्चित तौर पर। विपक्ष कितनी तेजी से उठा पाएगा, किस प्रकार की बात करेगा, ये तो अभी देखिएगा कि जब तीसरा चरण का लगभग लगभग तीसरा चरण तो 7 तारीख को वोट हो ही जाएंगे, उसके बाद में चौथे चरण में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा जी। की बड़ी सीटें तो अभी है, अभी अब तक तो देखिएगा आपने
देखा कि 190 सीट करीब करीब हो गई हैं, उसके बाद अब 96, फिर 94, फिर कम कम हो जाएगी 50-50। जी इसलिए इफेक्ट तो अब आना, और प्रदेश देखिएगा, यूपी में सबसे ज्यादा इफेक्ट जाएगा, बिहार में सबसे ज्यादा इफेक्ट जाएगा। अगर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बाद अगर स्टेट दोनों आते हैं, तो बड़े स्टेट दोनों, और जहां पर कि ये जाति ऐसी है जहां प्रभाव डालती है सीधे तौर पर चुनाव पर। क्योंकि आंध्र चुनाव प्रदेश में में जा 25 सीटें हैं। हाँ, लेकिन चुनाव में जाते जाते किस तरह का प्रभाव मोदी जी के हिसाब से पड़ पाएगा वो दिखेगा। वो अपने तौर तरीके से करते हैं कि वो अपने आप ही मीडिया को का उत्पादन कर लेते हैं, और उसके माध्यम से कहते हैं कि मुझे खबर मिली है, मेरा फार्मूला ये है। वो अपने तौर तरीके अपनाते हैं, वो तो देखिएगा वो हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू देखिए जिस प्रकार का माहौल, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं 3 बार। अब देखिएगा बहुत वो पुराने खिलाड़ी हैं, उनके ससुर साहब ने तो बहुत लंबे समय तक कराए। तो देखिएगा वो जानते हैं ना कि किस तरह से हमको वोट मिल सकते हैं, और वोट का प्रभाव किस प्रकार से होता है। वो सब वोटों की राजनीति के ऊपर तय करते हैं। देखिएगा जिस प्रकार का माहौल करके अगर वोट मिल जाएंगे, विधानसभा में आप आ जाते हो, अगर बीजेपी के साथ समर्थन से आ जाते हो, और वहां पर अगर कोई प्रस्ताव पारित करते हो, जैसे राजस्थान में गुर्जरों के मामले को लेकर अशोक गहलोत ने कर दिया ना स्पेशल वाला, तो राजस्थान में तो लागू कर ही दिया। बाकी आप केंद्र में तो नहीं करा पाए, अब नहीं हो पाए। तो वो उस हिसाब से निश्चित तौर पर वहां के मुस्लिमों को ये कह सकते हैं कि भाई मत डरना, हम भी आपके लिए राजी हैं, चाहे भले सरकार चलिए मैं केंद्र में श्याम कोई जी, सी रहे। मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए खैर, एक इस आरक्षण और संविधान की सियासत के बीच एक इसमें नया मोड़ आ गया है, और वो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ है। ठीक है, दक्षिण भारत राज्य है, वहां से सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन उत्तर तक ये मानसून वहां तक पहुंचेगा और काफी इससे सियासी पारा चढ़ सकता है। और मैं पहले ही कह रहा था कि आरक्षण के इस मुद्दे और संविधान के इन चर्चाओं के बीच मिशन, एजेंडे, विकास, सब कुछ गायब है। अभी वापस कब पटरी पाएगा ये भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पार्टियों को रास आ रहा है आरक्षण और संविधान का मुद्दा। तो ऐसे में ये उम्मीद करना आम आदमी अपने हितों की बात कर सके बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आरक्षण भी कोई कहेगा कि ये जनता का जुड़ा मुद्दा नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन फिलहाल नेताओं से जुड़ा मुद्दा है कि वोट की फसल कैसे कट सकती है इससे, सिर्फ इस वजह से मुद्दा बनाया गया है। इतने सालों से याद क्यों नहीं आता नहीं तो राजनीतिक दलों को कि क्या होना चाहिए, इस पे क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि बरका छत्ता है। इसमें नीचे खड़े होकर कोई पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले उसी को निचोड़ना शुरू करेंगी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।